नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में रुक करेंगे कुछ अहम खबरों की ओर। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सचिवालय से पैदल कालीबाड़ी मंदिर पहुंचे। यहां उन्होंने माथा टेका और प्रदेश की खुशहाली व तरक्की की कामना की। मुख्यमंत्री पैदल लोक ओवर पहुंचे। सैलानियों ने मुख्यमंत्री के साथ फोटो खिंचवाई और सेल्फी ली। स्थानीय लोगों ने भी मुख्यमंत्री के साथ वार्तालाप किया। सभी के साथ मुख्यमंत्री जी आत्मीयता से मिले। हिमाचल हाईकोर्ट ने हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने पेंशनर को वित्तीय लाभ नहीं मिलने की याचिका की सुनवाई करते हुए घाटे में चल रहे 18 होटलों को 25 नवंबर तक बंद करने के आदेश दे दिए हैं। ये वो होटल हैं जिनकी ऑक्यूपेंसी 40% से कम है। आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट प्रबंध निदेशक 3 दिसंबर को कोर्ट में पेश करने के लिए कहा गया है। सरकार स्वच्छता को लेकर बड़े बड़े कदम उठा रही है, लेकिन धरातल पर आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ऐसा ही मामला जिला सिरमौर के पोका पंचायत के जासली भेड़ेवाली के प्राइमरी स्कूल में देखने को मिला, जहां पर छात्र और छात्राएं खुले में शौच करने को मजबूर हैं। ऐसा नहीं है कि यहां पर शौचालय नहीं है, लेकिन यहां सुविधाएं नहीं है। जंगल में रहते खुले में बने तो है पर टूटे हुए हैं, बिल्कुल टूटे हुए खराब पूरे। टॉयलेट में गवर्नमेंट के स्कूल जगह हिमाचल प्रदेश को साफ सुथरा बनाने की दिशा में जहां प्रदेश सरकार सफाई अभियान चला रही है, तो वहीं घरों में बढ़ रहे इलेक्ट्रॉनिक कचरे को भी अब सरकार ठिकाने लगा रही है। इसके लिए जिला कुल्लू में अभियान शुरू किया गया है और इस अभियान में कुल्लू, मनाली और लाहौल घाटी में भी लोगों के घरों से ई वेस्ट को एकत्रित किया जाएगा। ई वेस्ट को एकत्र कर नालागढ़ में एक निजी कंपनी को सौंपा जाएगा। निजी कंपनी की ओर से ई वेस्ट को आगामी प्रक्रिया पूरी करने के बाद निष्पादित किया जाएगा। वहीं ढालपुर में इस अभियान को डीसी तोरुल एस रवीश ने हरी झंडी दिखाई। ये पीसीबी और अर्बन डेवलपमेंट की एक अनूठी पहल है, जहाँ पे जो ई वेस्ट जो बहुत सारा हमारे घरों में पड़ा रहता है साल दर साल, उसको कलेक्शन के लिए एक ड्राइव के माध्यम से हम एमसी कुल्लू और मनाली को कवर कर रहे हैं। और हम लोगों से आग्रह करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करें और अपने घर में जो अवेलेबल है ऐसा कचरा जिसको आप नहीं यूज़ करते, जो ई वेस्ट है, उसको ज़रूर दें। ये एक न्यू और यूनिक चैलेंज है, तो इस ड्राइव के माध्यम से हम ये भी चाह रहे हैं कि लोगों में अवेयरनेस हो, और क्योंकि साथ ही साथ पेमेंट बेसिस पे भी इस कचरे को कलेक्ट किया जा रहा है, तो हम होप करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर महीना सूखा रहा और अब नवंबर महीना बीतने को आया है, लेकिन हिमाचल के पहाड़ अभी बारिश और बर्फबारी का इंतजार कर रहे हैं। वहीं प्रदेश में मौसम साफ बना हुआ है। पर्यटकों में बर्फबारी को लेकर मायूसी जरूर है, लेकिन पहाड़ों के ऑफ मौसम का भी पर्यटक खूब लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। निचले इलाकों में कोहरे के चलते पहाड़ों का मौसम पर्यटकों के लिए दिलकश बना हुआ है। फिलहाल प्रदेश में मौसम यूं ही बने रहने की संभावना है। ऐसे में बर्फबारी के लिए पर्यटकों को थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा। ये रिपोर्ट देखिए। हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर महीना पूरा साफ गया। 97% कम बारिश दर्ज की गई और नवंबर महीने के 2 हफ्ते बीत गए हैं, लेकिन अभी तक बारिश हिमाचल प्रदेश का रुख नहीं करती हुई नजर आ रही है। इस वक्त हमारी मौजूदगी रिज मैदान पर है। अगर आप यहाँ तस्वीरें देखेंगे तो आपको खिली हुई धूप नजर आएगी और लोग भी इस खिलखिलाती धूप का जो है लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। बीते लगातार इतने समय से प्रदेश में बारिश नहीं हुई है, इसकी वजह से सूखे की स्थिति प्रदेश में बनी हुई है। हालांकि क्योंकि मौसम साफ बना हुआ है, तो पर्यटक के लिए भी घूमने के लिए एक सुखद जो मौसम है वो बनता हुआ प्रदेश के अंदर नजर आ रहा है। कई जगह पर जो पर्यटक हैं वो भी जो है पहाड़ों का रुख कर रहे हैं। हालांकि बर्फबारी का जो इंतजार कर रहे हैं उनको थोड़ी मायूसी जरूर देखने को मिल रही है, लेकिन इस साफ मौसम में और खिलखिलाती धूप में जो है पर्यटक खूब जो है पर्यटन क्षेत्रों, खासतौर पर शिमला, इसके अलावा मनाली, इसके अलावा धर्मशाला यहाँ का रुख कर रहे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ पर्यटक भी बात करने के लिए मौजूद है। उनसे भी कोशिश करते हैं बात करने की, जानने का प्रयास करते हैं कि उनको इस वक्त हिमाचल प्रदेश का मौसम किस तरह से बहा रहा है। सर, क्या नाम है आपका? योगेश। कहाँ से हैं आप? हरियाणा से।
हिमाचल प्रदेश में क्या बर्फ का अनुमान लेकर आए थे या ये मौसम अच्छा लग रहा है? नहीं, मौसम ये भी अच्छा लग रहा है क्योंकि दिन में तो धूप भी अच्छी लगती है, फिर शाम को ठंडा मौसम अच्छा लगता है। अच्छा, अगर देखा जाए तो हरियाणा के मुकाबले में यहाँ पर किस तरह की स्थिति है? ना, हरियाणा के मुकाबले तो बहुत अच्छा है यहाँ पर। ठंडा हो रहा है मौसम, आपको कैसा ठंडा महसूस हो रहा है या अभी बहुत अच्छा मौसम? नहीं, अभी तो ठंडा महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं हो रहा है पर ठंडा हो रहा है। नीचे से तो अच्छा है। क्या लगता है कि बर्फ की उम्मीद भी लेकर आए थे? उम्मीद तो नहीं लाए थे, अभी नहीं क्या? नेक्स्ट मंथ की थी। तो नेक्स्ट मंथ दोबारा हो? नेक्स्ट मंथ तो नीचे मौसम हमारा अच्छा हो जाएगा ना नीचे, तो हम सोचा अब ऊपर हो जाते हैं। अब नीचे थोड़ी गर्मी है ना, नीचे नेक्स्ट मंथ ठंड हो जाएगी, फिर ठंड में ऊपर आने का मजा नहीं आएगा हमारे को, क्योंकि नीचे ही ठंड मिलेगी, ऊपर ठंड की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे को। और मेरे अभी इस वक्त अच्छा मौसम बना हुआ है, कितने दिन रुकने का प्लान लेकर आए? अभी तो कल ही आए थे हम, 2-3 दिन और रुकेंगे। आपके साथ आप मैम भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, कैसा मौसम जो है इस वक्त महसूस कर रहे हैं? अच्छा लग रहा है या फिर कुछ ठंडा महसूस हो रहा है? किस तरह का आप फीलिंग है यहाँ का? वेदर तो जैसा एक्सपेक्ट था वैसा ही है, पर ये था कि अगर स्नो हो जाती तो बेस्ट था, पर हम पहले आ गए ना। स्नो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट होती है, पर अच्छा है, ये भी बहुत अच्छा एक्सपीरियंस अच्छा है यहाँ का। तो अगर देखा जाए आप हरियाणा में रहते हैं तो वहाँ के मुकाबले यहाँ सर्दी ज़्यादा है, किस तरह की महसूस होती नहीं, वहाँ पे जो जैन में होती है वो अब यहाँ पे है, बस इतना ही डिफरेंस है। मतलब इतना ज़्यादा ठंड नहीं बोल सकते, ठीक है। है? मतलब सर्द मौसम है पर इसका मजा ले रहे हैं। हाँ, मतलब अच्छा है, मतलब इतना वेरिएबल है तो अच्छा मौसम है, एंजॉय कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम ठंड में ही बैठे रह गए हैं होटल में, हम बाहर एंजॉय करने आ रहे हैं। दिन में क्योंकि धूप हो जाती है ना, ठंड मतलब ये है कि इवनिंग में ठंड होनी स्टार्ट हो जाती है, दिन में तो बहुत नॉर्मल मौसम है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। जैसे ये शरारती बच्चा मैं आपके साथ देख रहा हूँ, तो इसके साथ मुश्किलें आ रही है इस मौसम में या मैनेजेबल है? नहीं नहीं, इसको हमसे ज्यादा शौक है घूमने का, ये हमसे ज्यादा एंजॉय ये कर रही है, ऐसे मैनेजेबल है, हमारा बच्चा अच्छा है। ठीक है, लेकिन शैतानी अभी जरूरी है बच्चों वो की। तो जरूरी है ही है, हम अभी भी हम भी बच्चे ही हैं, हम भी शैतान है पड़े, हमारे साथ एक और छोटा शैतान है। एंजॉय कर रहे हैं मतलब मौसम। हाँ, बहुत अच्छे से। ओके, थैंक यू। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो खास तौर पर पर्यटक बाहर से आ रहे हैं, हालांकि ठंड बहुत बढ़ रही है शाम के वक्त और सुबह के वक्त, लेकिन फिर भी ये जो ठंड है उसका लुत्फ यहाँ पर पर्यटक उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और दिन के वक्त यहाँ पर आपको धूप देखने को मिल रही है, तो खिलखिलाती धूप का भी लोग आनंद उठा रहे हैं। हालांकि एक मायूसी जरूर कि अभी मौसम खराब नहीं है, जिसके चलते बर्फबारी प्रदेश के कई इलाकों में नहीं हो रही है, जिसका इंतजार ज़्यादातर पर्यटक कर रहे हैं। लेकिन फिर भी इस सूखे के मौसम में भी जो मौसम हिमाचल प्रदेश में बना हुआ है और टेम्परेचर जिस तरह से बने हुए हैं, उसका पर्यटक लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। मेरे कैमरा सहयोगी रोशन भारद्वाज के साथ रॉबिन शर्मा, जनता टीवी, शिमला। डीसी कार्यालय के डीपीआरओ और अन्य ऑफिस सीवरेज ओवरफ्लो होने की समस्या एक बार फिर से सामने आई है। ये समस्या पहले भी कई बार हो चुकी है, लेकिन संबंधित विभाग ने अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया। अधिकारियों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद स्थिति वैसी की वैसी ही बनी हुई है। वहीं सीवरेज के लीक होने से कार्यालय आने जाने वाले कर्मचारियों और आम जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में तो पहले से ही तेंदुए मौजूद रहते हैं, लेकिन अब तेंदुए शहर की ओर भी रुख कर रहे हैं। वहीं लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। लोगों का कहना है कि कभी भी यह तेंदुआ किसी भी व्यक्ति और जानवर को अपना शिकार बना सकता है, इसलिए लोगों ने प्रशासन और वन विभाग की टीम से मांग उठाई है। तस्वीरें पाउंटा साहिब, नालागढ़ और बद्दी से, जहां पर तेंदुआ सीसीटीवी कैमरे में स्पॉट किया गया और लोगों में फिलहाल दहशत का माहौल देखा जा रहा है। हिमाचल में शहरी इलाके में भी तेंदुए रुख करने लगे हैं। तेंदुआ हमारे पीछे गांव के वे में जोगिया गांव में 14 मेमने को मार के चले गया था। उसके एवज पकड़ने के लिए जंगल डिपार्टमेंट ने उसको पकड़ने के लिए एक शिकंजा लगाया हुआ था। उस शिकंजे में उसका पैर फंस गया, जिसमें वो आज सुबह मेरे को 9 बजे टेलीफोन आया भी बता दिया शिकंजे में वो चित्ता था, वो भाग नहीं था, चित्ता था, भी फंस गया वहाँ। फिर आप जंगलात वालों को टेलीफोन करो। मैंने जंगलात वालों को जल्दी टेलीफोन उसी टाइम टेलीफोन किया कि आपका वो चित्ता पकड़ा हुआ है और आप जल्दी जल्दी आ जाओ। जिस टाइम को जंगलात वाले वहाँ पहुंचे, वो चित्ता जो शिकंजे में से निकल के भाग गया और वो जख्मी है और इस करके वो कोई और भी नुकसान कर सकता है। साथ में धौड़ाधड़ स्कूल है, स्कूल के बच्चे हैं, उनके ऊपर भी हमला कर सकता है। इसलिए हमें सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसको पकड़ने के लिए कुछ ना कुछ प्रभावी कदम उठाए जाए। इसी बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की और। बड़ी खबर, अहम जानकारी सामने इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रही है, बड़ी खबर, बड़ी अपडेट। रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। ये बड़ी और अहम जानकारी। ईडी की गिरफ्तारी पर सीएम सुक्खू पर हमला किया है।
बीजेपी मीडिया विभाग प्रभारी ने सीएम पर बड़ा आरोप लगाया है। हमीरपुर में खनन माफिया की सरगना बताया है। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर तरफ फेल रही। रणधीर शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ बड़ी बातें सामने आई। रणधीर शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ईडी की गिरफ्तारी को लेकर सीएम सुक्खू पर हमला करते रणधीर शर्मा नजर आए। बीजेपी मीडिया विभाग प्रभारी का सीएम पर बड़ा आरोप देखा गया। उन्होंने कहा कि हमीरपुर में खनन माफिया की सरगना है कांग्रेस। प्रदेश की कांग्रेस सरकार हर तरफ फेल हो रही। कि खनन माफिया के सरगना कहीं और नहीं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में है और उन्हें मुख्यमंत्री जी का संरक्षण मिलता है। पिछले कल एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट द्वारा की गई गिरफ्तारियों ने हमारे आरोपों को सत्य सिद्ध किया है। जो 2 गिरफ्तारियां हुई दोनों नादौन विधानसभा क्षेत्र से, मुख्यमंत्री जी के चहेते। यही नहीं, ये खनन माफिया तो पूरे प्रदेश में पैर पसार रहा है। बात चाहे ऊना जिला की लीजिए, बात चाहे बद्दी बरोटीवाल नालागढ़ जिला की लीजिए, बात चाहे सिरमौर जिला की लीजिए, यहां तक कि कांगड़ा क्षेत्र में भी जो सीमावर्ती क्षेत्र है उसमें सरकार के कर्णधारों के संरक्षण में नेशनल हाईवे 707 सतोन के समीप गिरी नदी के ऊपर बना लोहे का पुल खतरे के निशान पर पहुंच गया है। बता दें कि यहां पर लोहे की चादर टूट गई थी, जिसके चलते कई महीनों से यहां वाहन चलना खतरे से कम नहीं था। इसको लेकर स्थानीय लोगों ने कई बार अपनी आवाज भी उठाई, जिसके बाद देर रात इसका कार्य शुरू कर दिया गया। वहीं क्षेत्र के लोगों ने बताया कि पुल की मरम्मत होने से सैकड़ों पंचायत के लोगों को फायदा मिलेगा। लंबे समय से क्षेत्र के लोग पुल की रिपेयरिंग के लिए टकटकी लगाए बैठे थे। जैसा कि आपको मालूम है कि सतौन के समीप NH 707 पर कच्ची ढांग, जहां पर लगातार जो है कई वर्षों से भयंकर भूस्खलन की समस्या पेश आती रही है। हमने कई बार सरकार और प्रशासन से इसका समाधान करने के लिए आग्रह किया। सोशल मीडिया और मीडिया के माध्यम से कच्ची ढांग के समाधान के लिए कई बार जो है आवाज उठाई, लेकिन अभी तक जो है इसका स्थायी समाधान नहीं हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि स्थानीय नेतृत्व के प्रयासों से, हमारे मंत्री जी के प्रयास से और सरकार के प्रयास से NHI ने जो है हमारे इस महत्वपूर्ण सड़क पर जो ये कच्ची ढांग का पॉइंट है, जहां पे कि इस लगभग 200-300 मीटर सड़क को जो है वहां पर कच्चा ही रखा गया था NH के द्वारा, इसको अभी हाल ही में पक्का कर दिया गया है। और साथ ही जो ये हमारा जो सतौन का पुल है, जिसकी प्लेटें जो है वो डैमेज हो चुकी थी, इसको भी हमने NH और स्थानीय नेतृत्व के समक्ष कई बार उठाया। ये भी एक राहत की बात है कि उसका भी जो है रिपेयर का काम जो है NH के द्वारा जो है हाल ही में किया गया है। नालागढ़ में 50वीं जूनियर स्टेट कबड्डी चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, जिसमें समाज सेवी मनु शर्मा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की, जिनका फूल मालाएं पहनाकर और ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत किया गया। प्रतियोगिता में प्रदेश भर से टीमें हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। वहीं मुख्य अतिथि मनु शर्मा ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में अहम योगदान है। इससे न केवल शारीरिक विकास बल्कि मानसिक विकास भी होता है। नमस्कार जी, आज मुझे दुपोटा में जूनियर स्टेट कबड्डी टूर्नामेंट में जाने का सौभाग्य मिला। वहां पे इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को और उनकी खेल भावना को देखकर बहुत ही खुशी हुई। आज जहां BBN में बच्चों में नशा बढ़ रहा है, वहीं इस समय इतनी बड़ी खेल प्रतियोगिता का होना बहुत ही हर्ष की बात है।
मैं सभी बच्चों के माता पिता से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को किसी ना किसी खेल में जरूर भेजें, चाहे वो किसी भी प्रकार की गेम हो, किसी प्रकार का स्पोर्ट्स हो। अंत मैं डीएसपी साहब अजय ठाकुर जी को और उनकी समस्त टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने इतना सफल खेल आयोजन किया। धन्यवाद। देश इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग भी अब भी बाबा आदम के जमाने की 2G और 3G तकनीक वाली मशीनों के सहारे ही चल रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश इस वक्त 5G टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश का खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग अभी भी बाबा आदम के जमाने की 2G और 3G तकनीक वाली मशीनों के सहारे ही चल रहा है। उपभोक्ताओं को जो राशन दिया जाता है वो इन मशीनों की सांसें चलने के बाद ही मिलता है, लेकिन आए दिन इन मशीनों की सांसें फूल जाती हैं, जिसके चलते उपभोक्ताओं को राशन लेने के लिए बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। उपभोक्ताओं ने बताया कि वो जब भी राशन लेने जाती हैं तो अधिकतर समय मशीन की खराबी के कारण राशन नहीं मिल पाता। यही बताया जाता है कि सर्वर डाउन है और मशीन खराब है। हम ऐसा चाहते हैं भी मशीन बदली जाए, अगर नहीं ठीक चल रही है तो या आधा आधा दिन बैठना पड़ता है यहाँ पे और अंगूठा नहीं लगता हमारा, फिर ऐसे ही जाना पड़ता है कि दूसरे दिन आओ जी। सर्वर डाउन है, चल नहीं रही है और बहुत पुरानी मशीन है, इनको चेंज किया जाए। जब भी आते हैं मतलब चलती ही नहीं है, बस अंगूठा लगना नहीं है, फिर घर जाना पड़ता है वापस, आना ऑटो करना, फिर आना जाना, फिर दूसरे दिन फिर से आना, फिर कई बार दूसरी बार दूसरे दिन भी नहीं लगना। बदलो या तो फिर कुछ तो करना पड़ना, बिना अंगूठे थे 2 राशन फिर। और हमें कोई दिक्कत नहीं है, डिपो होल्डर्स सही बंदे हैं, मगर यहाँ पर ये मशीन है इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, ये बार बार ख़राब होती है और फिर लाइन में खड़ना पड़ता है बड़ी बड़ी देर तक, 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो ये चेंज किया जाए। मशीनों की है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, हम लोगों को मशीनों की है, बाकी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि इनकी डीलिंग अच्छी है कमल गुप्ता जी की, और जब भी आते हैं तो हंसकर बात करते हैं और व्यवहार ही है डीलिंग बस। मंडी जिले की बात करें तो यहाँ 842 उचित मूल्यों की दुकान है। 815 दुकानों पर 2G और 3G तकनीक की मशीनें हैं, जबकि मात्र 27 दुकानों पर ही हाल ही में 4G तकनीक की मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के जिला नियंत्रक विजय हमलाल ने माना कि मशीनों में आए दिन खराबी आती रहती है। अगर मैं नट शेल में बताऊं तो इसके समस्या का समाधान इमीडिएटली हम करते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है जो फेयर प्राइस शॉप लेवल पे इंस्पेक्टर के साथ है और इंस्पेक्टर का जिला स्तर पे और जिला स्तर का राज्य स्तर के साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। जो भी प्रॉब्लम कोई आती है फेयर प्राइस शॉप होल्डर को इमीडिएटली हमें व्हाट्सएप करता है, तो हम उसे अपने प्रदेश के स्तर पर इन मुद्दों को उठाते हैं तो इमीडिएटली उसका समाधान किया जाता है। हाँ, इसमें बहुत बार ये देखने में आया है कि आधार सर्वर पे हमारा जो भी डाटा फैच होता है वो सेंट्रल रिपोजिटरी से और आधार से हमारी उसमें ई पोस्ट में हमारे सर्वर पे आता है, और इस वजह से इसमें ट्रैफिक ज़्यादा रहती है। तो इसमें फेयर प्राइस शॉप में कई बार ज़्यादा अगर रश हो तो सर्वर ना चले तो उपभोक्ताओं को परेशानी इसमें आती है। हिमाचल प्रदेश के आज गांव-गांव तक 4G तकनीक पहुंच चुकी है और 5G तकनीक को पहुंचाने का कार्य भी तेज गति से चल रहा है। 5G और 2G की स्पीड में अंतर समझाना सूरज को रोशनी दिखाने जैसा होगा। 5G तकनीक वाली मशीन जिस तेज गति के साथ काम करेगी, वैसी उम्मीद 2G या 3G से नहीं की जा सकती। इस बात को सरकार को समझना होगा और उपभोक्ताओं की सुविधाओं के लिए नई तकनीक को अपनाना होगा। मंडी से धर्मवीर की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। जय गणेश जनता डी पर खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, तब तक के लिए नमस्कार।